हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 22 ऑफ द चैप्टर रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। लास्ट पार्ट में हमने मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी को इंडिविजुअली अलग अलग समझा था कि क्या होता है मोलैरिटी, क्या होता है नॉर्मेलिटी। जिन बच्चों ने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इस पार्ट को करने से पहले उन पार्ट्स को एक बार देख लें। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच में क्या रिलेशन है, तो आज के पार्ट में हम ये देखेंगे। स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये देखिए, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कहें या इक्विवेलेंट मास कहें, एक ही बात है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी, जब मोलैरिटी को मल्टीप्लाई किया जाता है किससे, मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट से, तो नॉर्मेलिटी आती है। कैसे आती है इस चीज को हम पूरा खुल के देखें। अच्छा देखिए, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये कहाँ से आया है, मोलैरिटी। क्योंकि मोलैरिटी क्या होता है, जब नॉर्मेलिटी को हम डिफाइन कर रहे हैं मोलैरिटी इनटू मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट से, तो मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या होती है, मोलैरिटी होती है मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है बच्चों, और वापस से हमने इस वैल्यू को यहाँ क्या रख दिया है, इनटू मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास। तो इस वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी है। इसको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल्स टू होता है गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ऑन लीटर, ऐसे कैसे, इनटू मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ये मोलर मास से ये मोलर मास कट जाएगा, पीछे क्या शेष बच रहा है हमारे पास, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स इनटू इक्विवेलेंट वेट। गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, गिवन नंबर, देखिए गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि यही बच रहा है हमारे पास। इस इक्वेशन से इतना हमारे पास बच रहा है। और गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट क्या होता है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। ये हम पिछले पार्ट में कर चुके हैं, तो इस वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। और यही डेफिनेशन है नॉर्मेलिटी की। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू यही होता है। तो हमने इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके देखा है कि हमारे पास नॉर्मेलिटी की जो डेफिनेशन है वही आ रही है। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, बिल्कुल ही सही है। तो ये है इसका पहला रिलेशन। फर्स्ट रिलेशन क्या है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अच्छा, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके पास जब न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आते हैं उसमें मोलैरिटी दे रखा होता है और नॉर्मेलिटी पूछ लेते हैं, या फिर नॉर्मेलिटी दे रखा होता है और मोलैरिटी पूछ लेते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ये हमें ज्ञात होना जरूरी है। दूसरा रिलेशन क्या है बच्चों इसका, सेकेंड रिलेशन है नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी। मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी, बेसिसिटी क्या होता है, बेसिसिटी यूज होती है एसिड के लिए। इसी तरीके से नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू एसिडिटी, एसिडिटी यूज होता है बेसिस के लिए। कैसे, ये देखते हैं। देखिए, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी की बात की जाए, ये है बेसिसिटी नंबर ऑफ H प्लस आयंस ऑफ एसिड। एसिड की बात की जाए, सपोज हमने बात की HCl की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात की। जब HCl डिसोसिएट होता है एक H प्लस आयन देता है, Cl माइनस तो देता ही है, हमें कैलकुलेशन, हमें नंबर चाहिए H प्लस आयन के। तो HCl जब डिसोसिएट होगा तो वो एक H प्लस आयन देता है, तो उसकी बेसिसिटी क्या होगी, 1। इसी तरीके से हम बात करें अगर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, अगर सल्फ्यूरिक एसिड को डिसोसिएट करवाया जाए तो वो 2 H प्लस आयन देगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, तो 2 H प्लस आयंस जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड देता है। इसीलिए इसकी जो बेसिसिटी है वो है 2 फॉर सल्फ्यूरिक एसिड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए बेसिसिटी है 1, क्योंकि ये एक H प्लस आयन देता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें
H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड की H3PO4 ये जब डिसोसिएट होता है तो 3H प्लस आयंस देता है। H3PO4 जब डिसोसिएट होगा तो 3H प्लस आयन देगा, और 3H प्लस आयन क्योंकि हमें नंबर ऑफ H प्लस आयंस ऑफ एसिड का ही बेसिसिटी कहलाती है, तो इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 3। तो इस बेसिसिटी की जगह हम वैल्यू रखेंगे अगर 3। अगर कहा जाए कि 1 मोलर ऑफ फॉस्फोरिक एसिड है, 1 मोलर है फॉस्फोरिक एसिड का, तो उसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी? तो मोलैरिटी की जगह हमने 1 मोलर रखा क्योंकि 1 मोलर ऑफ H3PO4 बिकॉज H3PO4 ये 3H प्लस आयंस देता है डिसोसिएट होके, तो उसकी बेसिसिटी क्या होगी? 3। तो 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3, यानी 3 नॉर्मेलिटी क्या होगी उसकी? 3। इसी तरीके से हम बात करें, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एसिडिटी। एसिडिटी की बात की जाए तो वो एसिडिटी होती है बेसिस के लिए, वो होता है नंबर ऑफ OH माइनस आयंस। हाइड्रो है वो एसिडिटी कहलाती है और ये यूज होती है बेसिस के लिए, क्योंकि बेस जब क्षार जब डिसोसिएट होते हैं तो OH आयन देते हैं। जैसे कि हम बात करें NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब वो डिसोसिएट होगा तो एक OH आयन देगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो एसिडिटी है वो हो जाएगी 1। हम अगर बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस की बात करें, अगर वो डिसोसिएट होगा तो 2 OH आयंस देगा, तो उसकी जो एसिडिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 2। तो उस अगर बोला जाए कि 1 मोलर ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो उसकी आपको नॉर्मेलिटी ज्ञात करनी है, तो आप आसानी से वैल्यू पुट करके ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। A solution is prepared by dissolving 24 gram of sodium hydroxide in distilled water to give 200 ml of solution। 200 ml of solution हमारे पास क्या होगा? वॉल्यूम दे दिया है। ये ध्यान दें बच्चों, ये ml में दे रखा है, पर हमारे पास जो भी इक्वेशंस आ रही हैं हम सब जगह लीटर का यूज कर रहे हैं, है ना। और इस ml को जब हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ml को लीटर में, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना आपको आता है बच्चों, हम कर चुके हैं ये, कि उसमें 1000 का डिवाइड कर देंगे। तो देखिए क्या पूछ रहा है ये, अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 24 ग्राम ऑफ NaOH। ये है हमें गिवन मास दे रखा है 24 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, गिवन मास है हमारे पास, इन डिस्टिल्ड वाटर टू गिव 200 ml ऑफ सोल्यूशन। कैलकुलेट द मोलैरिटी, हमें पूछा है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन, है ना। मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी का इक्वेशन अभी हमने देखी है। मोलैरिटी क्या होता है? ये देखिए मोलैरिटी की इक्वेशन देखिए, नंबर ऑफ मोल्स, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। बट यहाँ पर जो हमारे पास जो वॉल्यूम दे रखा है वो मिलीलीटर्स में दे रखा है, तो ये हमने यहाँ ml रखा है और इसको डिवाइड किया है 1000 से। जब इसके नीचे हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 1000 यहाँ ऊपर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ठीक है बच्चों, हमेशा ध्यान रखें, जैसे ये यहाँ पे मुझसे गलती हुई है, m हमेशा छोटा रहेगा, l बड़ा रहेगा। अच्छा ठीक है बच्चों, अगर हमें दे रखा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास हमें दे रखा है 24 ग्राम ऑफ NaOH, इसमें जब हम मोलर मास का भाग लगाएंगे तो हमारे पास आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास मोलर मास हम कह रहे हैं NaOH का मोलर मास। हमने पिछले भी पार्ट में जितना भी किया है, आप सबने अगर अच्छे से ध्यान से देखा होगा तो आप सभी को याद हो गया होगा कि NaOH का जो मोलर मास होता है वो 40 होता है, एग्जैक्ट 40 मोलर मास कैसे होता है? ये देखिए, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, सबका मास को हमने कैलकुलेट किया, ऐड किया, तो 23 प्लस 16 प्लस 1 मिलके हो गया 40। तो NaOH का जो मोलर मास है वो है 40। आपको ये याद रखना है क्योंकि NaOH के क्वेश्चंस नॉर्मली आते हैं एग्जाम्स में, तो कुछ जिनके मोलर मास आपको याद रखने चाहिए उसमें NaOH है, कि NaOH नाम आते ही आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसका मोलर मास 40 होता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगर हम बात करें कि गिवन मास हमें दे रखा है 24 इंटू 1000 अपॉन मोलर मास 40 इंटू 200
जो ml दे रखा है हमें। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हमें कैलकुलेशन करनी है, तो ये है मोलैरिटी। मोलैरिटी अगर हम इसको कैलकुलेट करें, चलिए करते हैं। 1 2 1 2 0 कट गए ये सारे। इसके बाद ये 40 का ये 2 से 24 डिवाइड होता है 12 टाइम्स एंड 4 3 ज़ा 12। ठीक है, तो इसका ये आंसर आ रहा है 3 कैपिटल M करेंगे 3 मोलर। मोलैरिटी को 3m से डिनोट करते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं इसको मोल पर लीटर। मोल पर लीटर भी इसको लिख सकते हैं, या तो हम लिखें 3m या फिर 3 मोल पर लीटर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने किया है ये क्वेश्चन और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, एक इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन और बनता है जिसमें कि हमें गिवन मास अगर पूछ ले कि हम कितना डिसॉल्व करें ताकि हमारे पास इतनी मोलैरिटी का सॉल्यूशन बन जाए। हमें मोलैरिटी दे रखी होती है और अगर मास पूछ लिया जाए कि हमें उस कंपाउंड का कितना मास लें ताकि हमारे पास इतनी मोलैरिटी का सॉल्यूशन प्राप्त हो जाए। इतनी मोलैरिटी का यानी वॉल्यूम भी दे रखा होता है, मोलर मास भी हमें पता है और मोलैरिटी भी पता है। अगर गिवन मास हमें नहीं दिए रखा है, हमें मास ज्ञात करना है, तो अगर हमें फॉर्मूला ज्ञात है तो हम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपके सारे डाउट इससे क्लियर हो जाएंगे। करते हैं। तो इसका सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट शुड बी डिसॉल्व टू मेक 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.15 मोलर सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन। यहाँ दे रखा है 100 सेंटीमीटर क्यूब। हम जानते हैं कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है और 1 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। 100 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब हुआ 100 ml। 100 ml की बात कर रहा है ये। वॉल्यूम हमें दे रखा है 100 ml और हमें पूछा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ Na2CO3, यानी हमें गिवन मास ऑफ Na2CO3 पूछा है। तो हमारे पास मोलैरिटी दे रखी है 0.15 m, है ना। तो वैल्यू पुट करते हैं इस फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। अगर ये लीटर में नहीं है हमारे पास, मिलीलीटर्स में है, तो इसे 1000 से हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ देखिए, और 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 1000 ऊपर आ जाएगा। अगर मोलैरिटी को देखें तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास हमें निकालना है और मोलर मास कितना, सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना होता है 106। कैसे है 106, ये देखिए। मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट निकालने के लिए यहाँ 2 एटम्स हैं सोडियम के, तो 23 × 2 प्लस कार्बन का 1 एटम है जिसका की मास है 12 और ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं Na2CO3। तो ऑक्सीजन के 3 एटम्स है तो 16 × 3, तो 2 × 23 प्लस 12 प्लस 16 × 3, टोटल किया हमने पूरा, यह आया 106 ग्राम। इसका मोलर मास आ गया है हमारे पास 106 ग्राम। गिवन मास हमें निकालना है, गिवन मास इंटू 1000 अपॉन मोलर मास जो कि दे रखा है हमारे पास 106 ग्राम इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। अच्छा, गिवन मास निकालने के लिए हम जब गिवन मास निकालेंगे तो गिवन मास क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इंटू मोलर मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन डिवाइड बाय 1000। ठीक है बच्चों, सिंपल स्टेप है ये। मोलैरिटी निकालने के लिए अगर हमें गिवन मास निकालना है तो मोलैरिटी उस तरफ आ जाएगा, मोलैरिटी इंटू मोलर मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml डिवाइड बाय 1000। तो मोलैरिटी की वैल्यू हमने पुट करनी है। मोलैरिटी कितनी है, मोलैरिटी है हमारे पास में 0.15 m। तो 0.15 इंटू मोलर मास दे रखा है हमारे पास 106 इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दे रखा है हमारे पास 100 ml डिवाइड बाय 1000, क्योंकि हमें ml को लीटर्स में कन्वर्ट किया था इसलिए 1000 से डिवाइड करना था हमें। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो ठीक है बच्चों, सॉल्व कीजिए इसे। सॉल्व करते हैं, गिवन मास के लिए सॉल्व करते हैं अगर, तो इस पॉइंट से हटाएं अगर, तो 2 0 और लगा देंगे। 1 2 1 2 2 0 कट गए यहाँ से।
हमारे पास बच रहा है 50 इंटू 106 डिवाइड बाय 1 2 3, इतना बच रहा है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके, अगर मैं कैलकुलेटर से करूँ इसको कैलकुलेट, तो देखते हैं कितना आंसर आता है इसका, या फिर इससे काटते हैं। कैलकुलेटर से इसका आंसर आएगा 1.59 ग्राम। मैंने इसे कैलकुलेट किया था तो इसका आंसर निकला था 1.59 ग्राम, क्योंकि ये गिवन मास है, इसकी वैल्यू आएगी ग्राम में। तो 1.59 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को हम डिसॉल्व करते हैं कितना, 100 ml, तब बनता है कितना मोलर सॉल्यूशन, 0.15 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास फॉर्मूला तो एक ही है, एक ही फॉर्मूले से हमें अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग डिराइव करना है। अगर हमें पूछा जा रहा है गिवन मास, तो हमें गिवन मास की वैल्यू इधर रखकर मोलारिटी को उस तरफ ले जाकर सारी वैल्यूज को रखकर आंसर निकाल देना है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप 23rd पार्ट में। ओके।